इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो किसी देश की पूरी कहानी बदल देते हैं। भारत के लिए 1919 का भारत सरकार अधिनियम एक ऐसा ही बड़ा मोड़ था। इसे पेश तो किया गया था स्वशासन की तरफ एक बहुत बड़े कदम के तौर पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई आजादी की तरफ जाने वाला रास्ता था। अच्छा, तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। इस कानून की शुरुआत ही इस बड़े वादे से होती है कि धीरे धीरे भारत में एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है ना, लेकिन इसकी असलियत क्या थी, आइए देखते हैं। देखिए, ये सुधार कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी पूरी नींव रखी गई थी 1918 की मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, और इसका मकसद था सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। पर सवाल वही था, कैसे? तो इस पूरे सुधार के दिल में था एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक अनोखा आइडिया, जिसे नाम दिया गया द्वैध शासन या डायरकी। इसे प्रांतीय यानी प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया। तो ये द्वैध शासन आखिर था क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब था दो लोगों का शासन। इस सिस्टम ने किया ये कि प्रांतीय सरकार के जितने भी विषय थे उनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जरा इस बंटवारे को समझिए। एक तरफ थे आरक्षित विषय जैसे कि फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, यानी सारे जरूरी और ताकतवर विभाग, ये सीधे सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे। और दूसरी तरफ थे हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये दिए गए भारतीय मंत्रियों को। साफ पता चलता है कि असली ताकत किसके पास रखी गई थी। तो एक तरफ तो साझा शासन का वादा था, लेकिन क्या सच में पावर शेयर की गई थी? चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असली कंट्रोल किसके पास थी। वो किसी भी मंत्री के फैसले को जब चाहे रद्द कर सकता था। फाइनेंस पर उसका पूरा कंट्रोल था। कोई भी कानून बिना उसकी मर्जी के पास नहीं हो सकता था। मतलब भारतीय मंत्रियों के हाथ एक तरह से पूरी तरह बंधे हुए थे। और ये आंकड़ा, ये तो जैसे पूरी कहानी ही कह देता है। सोचिए, देश के सेंट्रल बजट का 75% हिस्सा ऐसा था जिस पर भारतीय विधायक वोट तक नहीं कर सकते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों पर कि पैसा कहां खर्च होगा, इस पर भारतीय नेताओं का कोई कंट्रोल नहीं था। पैसे की चाबी अभी पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथ में थी। हाँ, इस एक्ट ने वोट देने का अधिकार जरूर बढ़ाया, लेकिन कितना? उस वक्त की लगभग 26 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 15 लाख लोगों को वोट देने का हक मिला, यानी 1% से भी कम। तो जाहिर है इन सुधारों पर भारत में क्या रिएक्शन हुआ होगा। जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इस दिखावे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सुधार निराशाजनक और असंतोषजनक है। मतलब ये वो नहीं है जिसकी भारत को उम्मीद थी। लेकिन इसकी सबसे यादगार आलोचना की बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने इसे कहा एक बिना सूरज का सवेरा, मतलब एक ऐसी सुबह तो हुई है लेकिन उसमें उम्मीद की कोई रोशनी, कोई किरण नहीं है। ये शब्द उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जो सबने महसूस की। और फिर एनी बेसेंट ने भी इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये सुधार न तो इंग्लैंड के देने लायक है और न ही भारत के स्वीकार करने लायक। तो इन सभी प्रतिक्रियाओं से ये साफ था कि भारतीय लीडरशिप ने इसे एक छलावे के तौर पर ही देखा। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद इस एक्ट का भारत पर एक बहुत लंबा और गहरा असर पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसकी विरासत क्या रही। ये एक्ट कोई शांति नहीं लाया, बल्कि इसके लागू होने के बाद उथल-पुथल का एक पूरा दशक शुरू हो गया। एक तरफ स्वराज पार्टी जैसे दल बने जो चुनावों के जरिए सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक दंगों की आग फैल रही थी। ये एक्ट असल में संघर्ष का एक नया मैदान बन गया था। तो आखिर में इस एक्ट से मिला क्या? कह सकते हैं कि ये एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसने भारतीयों को प्रशासन का पहला असली अनुभव दिया और लोगों को वोट की ताकत का एहसास कराया, लेकिन दूसरी तरफ इसी एक्ट ने सांप्रदायिक राजनीति की जड़ों को और ज्यादा गहरा कर दिया और मंत्रियों और अफसरों के बीच टकराव एक रोज की बात हो गई। और ये हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आता है, क्या 1919 का ये अधिनियम सच में आजादी की तरफ एक कदम था या फिर ये बस ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने का एक और चालाक तरीका था? सच कहूं तो इसका जवाब शायद